हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो 11th AMU एंट्रेंस का ये जो एडमिशन होता है, जो एंट्रेंस कंपटीशन होता है, उसके अंदर 2016 और 17 2016 एंड 17 के क्वेश्चन पेपर ये आपके सामने हैं। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ और मैं आपको ये बताऊँगा कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मॉडरेटरी बहुत ईजी या फिर टफ क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक चीज़ और बता दूँ कि मैं खुद AMU में एंट्रेंस दे चुका हूँ, मैं AMU का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया इस बारे में। ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत कुछ आता है, पर मुझे आइडिया है। तो हो सकता है, जहाँ तक मुझे हो सकता है, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा इस चीज़ में, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक हफ्ता रह गया, तो मैं सोचा कि अभी आपको जस्ट कुछ क्वेश्चंस के आइडियाज़ दे दूँ, कुछ आंसर्स लगाने के, और कैसे हम आंसर्स को टैकल करते हैं, क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ अ यूनिट ऑफ। सबसे पहले कि स्पीड टाइम ग्राफ किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, तो देखो ये भाई, ये हमने वाई एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस, ये वाई है बेटा, ये है एक्स एक्सिस। एक ग्राफ मैंने लिया, अब इसका एरिया, ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ये क्या होता है? एरिया का मतलब समझ लेना बच्चों, एरिया का मतलब होता है वाई इंटू एक्स। ओके, अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ। वाई वैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो इस ट्रायंगल का जो बेस है बच्चों वो क्या है? एक्स है, और इसकी जो हाइट है वो क्या होता है? वो वाई है। तो हाफ इंटू वाई इंटू एक्स हो जाएगा। हाफ अभी छोड़ता हूँ मैं, वाई इंटू एक्स। अब वाई पे स्पीड है, वाई पे क्या है बच्चों? स्पीड। तो ये वाला है स्पीड और ये वाला है टाइम। एक्स एक्सिस पे क्या टाइम लेता है हमेशा, तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया। तो इसका मतलब वाई की जगह आ जाएगा स्पीड, इंटू एक्स की जगह आ जाएगा टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? यानी वेलोसिटी, या फिर स्पीड इंटू टाइम होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या स्पीड या वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है बच्चों, वेलोसिटी का जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब है, अगर वेलोसिटी का मल्टीप्लाई टाइम से करते हो या स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम से करते हो, तो क्या मिलता है हम लोगों को? हम लोगों को मिलता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो आपको पता चल गया एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ क्या मिलता है हम लोगों को? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन में देखते हैं। अब वो जो क्वांटिटी है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो उसकी वो नहीं पूछा जा रहा कि डिस्प्लेसमेंट ये ऑप्शन में उसकी यूनिट है। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट में मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर, तीसरा है मीटर पर सेकंड और चौथा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों आप सबको अच्छी तरह से पता है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, यानी ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको ग्राफ के नॉलेज होने जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन, आपको पता है 9th और 10th दोनों से पूछे जाते हैं। तो ये 9th का क्वेश्चन था, वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन था मोशन का, ठीक है। तो 9th के 40% मान के चलो और 10th के 60%। NCERT फॉलो करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको AMU का एंट्रेंस निकालना है तो आप NCERT ही करके जाओ अगर, तो भी आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। NCERT में से 70 to 80% पूछा जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बता रहा हूँ मैं, सेम टू सेम क्वेश्चन, एक्सरसाइज का, इंटेक्स का सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के रख देंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसका आंसर भी याद होता है, तो फटाक से लगा सकते हो। क्लियर? इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप NCERT करके जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। NCERT का लाइन बाई लाइन पढ़ लो, गारंटी है, ये गारंटी देता हूँ मैं आपको कि लाइन बाई लाइन पढ़ लो, आपका जो एंट्रेंस है AMU का वो निकल जाएगा। लाइन बाई लाइन आप पढ़ के रखिए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बच्चों पहला स्टेटमेंट है गलत है, ध्यान रखिएगा। इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट नहीं। मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ एज डिजायर्ड। हम जब चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिज्म को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। हम करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली एक्टिव हो जाता है, और करंट पास करना बंद कर देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली अपना काम करना बंद कर देता है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात है ये। बी पार्ट पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म डिपेंड्स ऑन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब मैग्नेटिज्म जो है वो डिपेंड करता है करंट जो कॉइल के अंदर फ्लो कर रहा है, करंट उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिज्म की वो भी बढ़ जाती है। करंट कम फ्लो करेगा तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी घट जाएगी, ठीक है। तो दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। स्ट्रेंथ, बिल्कुल, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं हम अगर कॉइल के अंदर, तो जनरली उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो बढ़ जाती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन है, द पोलरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हम चाहें तो पोलरिटी को चेंज कर सकते हैं बाई चेंजिंग द टर्मिनल्स। जैसे पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल आपने बैटरी जोड़ रखा है ना, उसके टर्मिनल को चेंज करोगे ना तो पोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। मतलब जिधर नॉर्थ रहेगा उधर से हो जाएगा साउथ, और जिधर साउथ रहेगा उधर हो जाएगा नॉर्थ। मतलब पोलरिटी इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की चेंज हो जाती है। आपने ये सोलेनॉइड के अंदर पढ़ा होगा। अगर आपको पढ़ना है NCERT ओपन कीजिए, वहाँ से सोलेनॉइड से पढ़ लीजिए आप ये चीज़। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आंसर डी इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 4 ओम रेजिस्टेंस इज डबल्ड ऑन इट
देन इट्स न्यू रेसिस्टेंस विल बी। बच्चों 4 ओम, इसका तो वैसे डायरेक्ट आंसर हम लोग लगाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझा देता हूँ। डबल्ड ऑन इट, देखो ये चीज़ थोड़ा गौर से देखो, डबल ऑन इट, ये दो तरह से इस क्वेश्चन को दो तरह से बनाया जाता है पेपर में। या तो बोलेगा स्ट्रेच्ड, है ना, डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग, अगर स्ट्रेच खींच करके डबल किया गया उसका अलग मतलब होता है, और डबल्ड ऑन इट बोला है तो इसका अलग मतलब होता है। अब यहाँ ऑन इट का क्या मतलब है बच्चों, देखो ध्यान से, एक वायर है मेरे पास, ये एक वायर है, इसको इसी पर फोल्ड करके डबल कर दिया गया, मतलब इसको इसी पर ऐसा फोल्ड किया गया है और फोल्ड करके इसको डबल कर दिया गया, राइट बच्चों, इसको इसी पर फोल्ड करके डबल किया गया। अब आप ही बताओ, फोल्ड करके अगर डबल करेंगे तो जो लेंथ रही होगी वो आधी बिल्कुल हो जाएगी, पहले एल थी तो अब क्या हो जाएगी लेंथ, L/2। एरिया लेकिन डबल, मोटी वायर हो जाएगी ना, एक ही वायर को उसी पर मोड़ दोगे उसी के ऊपर, तो एरिया पहले ए था तो अब हो जाएगा 2A, नया एरिया हो जाएगा, राइट, तो लेंथ L/2, एरिया 2। अब कह रहा है पुरानी रेसिस्टेंस की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वैसे रो एल, आपने पढ़ा होगा, रो L/A। बच्चों ये पुराने रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है 4। आर कितना दे रखा है इसके अंदर, देखो यहाँ पे आर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, आप आर की जगह 4 रख दो और ये रो L/A ये एज इट इज़ रख दो, क्योंकि रो क्या है रेसिस्टिविटी, एल क्या है पुरानी लेंथ वायर की, यानी जब मोड़ा उसको नहीं है तब, एक है एरिया पुराने वायर की, ठीक है। अच्छा अब न्यू वायर है, अब वायर को क्या किया गया बच्चों, वायर को अब जो है वो जोड़ा गया है, वायर को क्या किया है, सॉरी मोड़ दिया गया है, डबल कर दिया गया, इसको इसी पर डबल किया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखना प्लीज आपको, जब डबल करेंगे बच्चों तो डबल करने पर जो आर, न्यू आर निकलेगी, यानी आर डैश जो निकलेगी, आर डैश इक्वल हो जाएगा रो, है ना, रो, सॉरी एक सेकंड मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, आर डैश विल बी रो एल डैश मतलब न्यू लेंथ, तो न्यू लेंथ कितनी हो गई थी डबल करने के बाद, न्यू लेंथ हो गई थी L/2, और एरिया कितना हो गया था 2A, एरिया की जगह रख दिया हमने 2A, ज़रा 2 और 2A सीधा जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ रो L/4A लिख देता हूँ, उसको क्या लिख देता हूँ, रो L/4A। बच्चों ये बताओ रो L/A जो है, ये एक सेकंड में इसका कलर चेंज करके बताता हूँ, रो L/A जो ये जो आप देख पा रहे हो रो L/A, ये किसकी वैल्यू थी, ये पुराने रेजिस्टेंस की वैल्यू थी ना, यानी रो L/A जो R इक्वल टू रो L/A होता है, आर की वैल्यू 4 थी, यानी रो L/A की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ, तो जैसे ही मैं 4 लिखूंगा तो ये जगह ऊपर 4, नीचे आ जाएगा 4, नीचे ऑलरेडी 4 यहाँ पे है ही, तो 4/4 कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है जो न्यू रेजिस्टेंस होगी कितने बराबर होगी, 1 ओम के बराबर होगी। और ऑप्शन में 1 ओम है कि नहीं चेक करते हैं, पहला ऑप्शन है 4 ओम, सॉरी पहला ऑप्शन, हाँ 4 ओम है पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों, सेकंड ऑप्शन है 2 ओम, थर्ड ऑप्शन है 1 ओम, मतलब राइट आंसर विल बी 1 ओम, यानी ये वाला ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अब आपको क्या करना है, शॉर्टकट बताता हूँ इस क्वेश्चन का, अगर लिखा जाए डबल्ड ऑन इट बोला जाए बच्चों, डबल्ड ऑन इट, तो न्यू रेसिस्टेंस जो होती है, जो नई रेसिस्टेंस होगी आर डैश, वो पुराने रेसिस्टेंस की 1/4 हो जाएगी अगर ऑन इट बोला गया है तो, और अगर ऑन इट नहीं स्ट्रेच करके डबल किया गया है बच्चों, स्ट्रेच करके, ठीक है, मतलब स्ट्रेच करके उसको खींच करके, तो खींच करके लेंथ क्या होती है फिर डबल हो जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो न्यू रेसिस्टेंस के लिए आप सीधा लगा लेना 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड आर, पुराने आर का 4 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कब करेंगे 4 से पुराने रेजिस्टेंस का, गिवन रेजिस्टेंस का, जब डबल ऑन इट सेल्फ किया गया होगा, इसी पे उसी के ऊपर डबल, ये शॉर्टकट में आप सीख लीजिएगा इसको, ये दोनों केस हो गया, ये स्ट्रेच करके है और ये वाला जो केस है वो किसके लिए है, ये कैसे डबल ऑन इट करके ऐसा हो तो, ठीक है। अब सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आर की जगह, इसमें आप आर की जगह 4 रखोगे 4/4 बना जाएगा, इसमें आप आर की जगह 4 रखोगे, स्ट्रेच वाला कंडीशन है तो 4 × 4 16 हो जाता है इसका आंसर, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है इसकी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, एक इलेक्ट्रॉन है जो राइट एंगल पे एंटर किया, मतलब ये जो एरो दिख रहा है बच्चों, ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, मैं इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ देखो ये जो एरो नजर आ रहा है, ये जो एरो नजर आ रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन एंटर मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, ठीक है, फिगर में दे रखा है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन एंटर किया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो राइट साइड की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो एरो से दिख रहा है, आपसे पूछ रहा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है फोर्स का डायरेक्शन और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताता है करंट का डायरेक्शन। आपको चाहिए क्या, आपको फोर्स चाहिए, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि आपका थंब, आपका 4 फिंगर और आपका मिडिल फिंगर तीनों स्ट्रेच करो, आप एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्ट्रेच करना है आपको, एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्ट्रेच कीजिएगा। जैसे ही आप स्ट्रेच कीजिएगा, आपको मैं इसके लिए सजेस्ट करता हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गो टू साइंस करके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गो टू साइंस, जैसे मैंने समझाया पूरा वीडियो के थ्रू समझाया कैसे करना है। तो आपको 90 डिग्री पे स्ट्रेच करना है और आपको क्या करना है, मिडिल फिंगर बताता है बच्चों करंट का डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे है तो इलेक्ट्रॉन का हमेशा उल्टा होता है करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन बेटा, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड है, तो करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में, ओके ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब जो है थंब बताएगा बेटा नीचे, थंब कहाँ बता रहा है, इनटू द पेज, आप देखना थंब जो है ना आपको पेज की तरफ बताएगा, इनटू द पेज नीचे की तरफ, अब देखो इसमें इनटू द पेज ऑप्शन है, बिल्कुल इनटू द पेज ऑप्शन है, करेक्ट आंसर विल बी इनटू द पेज। आप इसको सीख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ कि सीख लेना, क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे। फिफ्थ का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फिफ्थ का आंसर क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट पर है, आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जा करके। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, गो टू साइंस सर्च कीजिएगा तो आपको, या शहबाज सर करके सर्च कीजिए, या सिर्फ गो टू साइंस लिख दीजिए, उसमें प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जाता है नेक्स्ट 6 पे जाता है। द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, EMI पढ़ा होगा आपने, मैग्नेट की चैप्टर में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस फिनोमेनन को के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बता रहा है। द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहला है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ बॉडी। भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम बॉडी चेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, आपने जब पढ़ा होगा। सेकंड ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की बात ही नहीं की गई इसके अंदर। पासिंग थ्रू अ कॉइल, करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल ना। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है वैसे ये। अभी मैं इस पर टिक कर देता हूँ, लेकिन फिर भी अगला वाला जो स्टेटमेंट वो पढ़ लेते हैं। कभी भी एग्जाम में मत कीजिएगा कि जो अच्छा लग लेना है उसी कौन से फटाक से लगा दिया और अगला पढ़ाई नहीं, क्या पता उससे अगला वाला जो है वो ज़्यादा बेटर आंसर हो। ऑप्शन डी है द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या हुआ, गलत साबित हुआ। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। इस तरह से जनरली मैंने कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में है स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव अ हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, एक बार मैग्नेट है जिसको हॉरिजॉन्टल बिल्कुल टेबल पे मान लो रखा गया है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं उसके बारे में बात हो रही है। ओनली अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा? ओनली वर्टिकल, क्या सिर्फ वर्टिकल प्लेन में होगा, या हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल प्लेन में होगा, या फिर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी? जाहिर सी बात आपने पढ़ा होता कि जो बार मैग्नेट्स होते हैं बच्चों, बार मैग्नेट्स कुछ ऐसे होते हैं, राइट। ये बार मैग्नेट है, मान लो ये हमने टेबल पे रखा, एक तरफ नॉर्थ है दूसरी तरफ साउथ है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसा जाता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, फिर अंदर से जाती है साउथ से नॉर्थ, ये डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है, ये साउथ से नॉर्थ होता है। बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, दिखाते तो वैसे एकदम बिल्कुल है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे टेबल पे ना हॉरिजॉन्टल होती हैं, ऐसा नहीं है। ये ऊपर से भी होती है, नीचे के साइड से भी होती है, चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है बच्चों। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है? चारों तरफ से होती है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो चारों ऑल डायरेक्शन से ऐसे बन जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज, ये एनसीईआरटी का डायग्राम उठा के डाल दिया उन्होंने। एनसीईआरटी में सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर कॉइल के अंदर, देखो सर्कुलर कॉइल ऑप्शन में भी दिख रहा है साफ साफ। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं देना, ऐसे क्वेश्चन को तो सीधा आंसर देखना, ऑप्शन देखना है और टिक कर देना है। मैग्नेट है सर्कुलर कॉइल के लिए ऐसा बनाया गया, देख लो बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है बच्चों। ऐसे मैंने टेढ़ी बना दिया पर ये स्ट्रेट है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा सर्कुलर कॉइल, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं देना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन द 3 लिक्विड्स हैविंग द डिफरेंट डेंसिटीज 1 by 1, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन एनसीईआरटी बच्चों। द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद दिस एंड दिस पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स ऑफ द डेंसिटीज D1 D2 D3 रिस्पेक्टिवली। इन सब ऑब्जेक्ट्स जिनके इतने इतने पार्ट्स डूब गए पानी के अंदर, उनकी डेंसिटीज गिवन है D1 D2 D3, विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ द 3 लिक्विड। तो बताइए तीनों लिक्विड की डेंसिटीज़ के करेक्ट ऑर्डर क्या होंगे। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें टाइम लगाना, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल रटे रटाए होने चाहिए आपको बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो मैं इसका आंसर वो डायरेक्ट लगाना हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी पर। साफ साफ याद रखना, जो डेंसिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल जितना पार्ट्स फ्लोट होगा, जिसमें भाई ज़्यादा, आप इसमें ये चेक कर लो कि किस में कौन सा जो है, यानी 1/9 या 2/11 या 3/7 में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा जो आएगा मतलब वो ज़्यादा डूब गया है, मतलब भाई रेस्पेक्टिवली, मतलब D1 D2 D3 में सबसे ज़्यादा डेंसिटी अगर होती है तो ऑब्जेक्ट कम डूबता है। इसका मतलब 3/7 अगर, या कोई भी नंबर इन तीनों फ्रैक्शन में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, ऐसे याद रखना, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा ना उसके लिए डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर, तो देखा जाए तो बच्चों जो पहला है 1/9 है, उसके लिए फ्रैक्शन काफ़ी बड़ा होगा ना, काफ़ी बड़ा होता है 1/9 ना, 1/9 2/11 जो होगा वो जनरली इस तरह से। जिसका आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डेंसिटी और कितने पार्ट्स इसके वॉल्यूम डूब जाएंगे, क्योंकि डेंसिटी का होता है मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसकी डेंसिटी कम होगी। इस तरह से जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, D1 इज लेस देन D2 देन D3, इस तरह से। आते क्वेश्चन नंबर 10 पे, ऐसे आप क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, ठीक है। 4 balls A, B and C are displaces 10 ml, 24 ml, 8 ml of the liquid respectively when immersed in completely. The ball which will undergo the maximum apparent loss in the weight will be, सबसे ज़्यादा apparent loss किसके अंदर होगा?
बच्चों ऐसे में जनरली हम लोगों को बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस, ये वाला भी जो था 9th वाला भी और ये वाला भी, बहुत ही ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है। इसका आंसर आप लोग सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, यानी 9th वाला ही, तो 10th का भी आप लोग बहुत ईजी क्वेश्चन वैसे आप लोग टिक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स F=g m1m2/d² जो है फॉर्मूला ग्रेविटेशन में उस पर बेस्ड है ये, ठीक है। तो इसका भी आंसर अब 11 12 यानी 10 11 12 का आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 13 से, जो कि 1-2 दिन के अंदर ही मैं डाल दूंगा, तो 13 से स्टार्ट करूंगा, मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे। आप लोगों को मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा, NCERT अच्छे से देख लीजिए, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज से इंटेक्स से मिल जाएंगे, ठीक है। इंटेक्स एक्सरसाइज को एकदम रटे, एकदम वही क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देख के जाइएगा, वहाँ से ज़्यादा नंबर क्या देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।